अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीस। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई एक ही रोज़ मुल्क में इंतखाबात कराने से मुतालिक, जिसमें हुकूमती मौक़िफ़ भी पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जमा कराई गई थी मुज़ाकरात के हवाले से रिपोर्ट, वो भी सामने आई। बहरहाल इस पूरे समाअत का लुब्बे लबाब ये था कि फ़ारूक नाइक साहब ने कहा कि ये मामला हम पर छोड़ दे, रास्ता निकल आएगा। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर इसका हल ना निकला तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या आला अदलिया है, वो अपने 14 मई के जो पंजाब में इंतखाबात कराने से मुतालिक फ़ैसला है उसको लेकर बैठी नहीं रहेगी। बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा दिखाया गया है। मज़ीद सियासी मामलों में तो वो कहते हैं कि हम नहीं इसमें कुछ कह सकते, ये मामला आइन और कानून से मुतालिक है, यानी इलेक्शंस का 90 दिन के अंदर अंदर कराना असेंबलियों की तहलील के बाद। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ भी पेश किया गया कि जिसमें उन्होंने कहा कि बजट के लिए IMF और ट्रेड पॉलिसी ये इंतहाई लाजमी है कि असेंबलियाँ तहलील ना की जाए और इन्हीं असेंबलियों से ये तमाम चीज़ें पास कराना जो है वो ज़रूरी भी है। और साथ में ये भी बताया गया कि सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियाँ तहलील करने पर आमादा नहीं हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या मुज़ाकरात का तीसरा कोई दौर होगा, दूसरा दौर, बल्कि 3 तो वैसे हो चुके हैं, बट दूसरा का मतलब ये कि वो कपल और उसके अलावा कोई होगा, या फिर हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि वो इंतखाबात नहीं कराएगी और उसके हवाले से जो भी फ़ैसला होगा उसको किस तरह से वो थ्वाट करती है, इस पर भी कोई ना कोई हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी गई है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए इन फोकस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट है, सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि आज जिस हिसाब से फ़ारूक नाइक साहब ने ये कहा है कि ये मामला हम पर छोड़ दें, क्या ये सिर्फ हुकूमती जो इत्तेहाद है या तमाम जमातें जो इसमें शामिल हैं वो एक कोर्ट से टाइम बाइंग टैक्टिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि अब तक अगर हम देखें, ना तो हुकूमती साइड से और ना ही तहरीक इंसाफ की साइड से किसी किस्म का कोई बयान आया हो कि जी मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा और इस तारीख को होगा और ऐसे होगा। शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान होना चाहिए और इशू रिज़ॉल्व भी थ्रू डायलॉग होते हैं। तनाज़ात को हल करने का एक वाहिद तरीका यूनिवर्सली भी ये एक्सेप्टेड है कि थ्रू डायलॉग इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक उनको वर्डिक्ट देनी चाहिए, लेकिन उनको कन्फाइन करना चाहिए टू दी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जेक्टिव के अख्तियारात उनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। गिविंग डेट इटसेल्फ बाय सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ कि ये उनकी डोमेन में नहीं था जो 14 मई के लिए उन्होंने दिया, और इसको बाद में जो ऑब्जर्वेशंस आते नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मामलात को पार्लियामान में तय कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि डायलॉग हुआ, लेकिन डायलॉग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ उसकी भी वजह इमरान खान है। अच्छा। कि डायलॉग का जो आखिरी दौर था, जो थर्ड राउंड था, और उससे पहले इमरान खान ने कह दिया अगर ये 14 से पहले असेंबली डिज़ोल्व करते तो फिर बात करें, वरना बात करने की ज़रूरत नहीं। तो कंडीशंस तो उन्होंने पहले लगा दी, लेकिन इस डायलॉग के ज़रिए कम से कम ये बात ज़रूर समझ आ गई पॉलिटिकल फोर्सेस को कि पंजाब के इलेक्शन इट अमाउंट्स टू 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। 141 सीट्स हैं आउट ऑफ 266। आप तीनों सूबों को अलहदा रख भी नहीं, फिर भी मेजॉरिटी जो है 141 की इनकी एक्सीड करती है, मोर देन 50% इनकी आती है। तो उसका जो इलेक्शन है सेपरेटली होना, अल्टीमेटली 3 महीने बाद जो जनरल इलेक्शन होंगे उस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। और इन ऑल फेयरनेस मतलब है कि उसका इम्पैक्ट से बाकी प्रोविंसेस भी आएगा। तो फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए ज़रूरी था कि इलेक्शन एक तारीख पे होते, तमाम असेंबली से एक तारीख पे थे। सो मच सो कि ये मुतालबा बहुत पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का भी और AJ के अवाम का भी, अच्छा, वो भी हमेशा रहा कि हमारे इंतखाबात को भी मुंसलिक किया जाए पाकिस्तान के इंतखाबात में, क्योंकि जब भी कोई फेडरल गवर्नमेंट होती है और उस दौरान अगर गिलगित में या आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस और इसका इम्पैक्ट और उसका इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है।
तो ये तो वो दो ऐसे यूनिट्स हैं वो मुतालबा करते हैं। तो पाकिस्तान का ये 60% पॉपुलेशन और अगर प्रॉविंस में इलेक्शन अलहदा से हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस और उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी रेस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन बनाना और कानून बनाना नहीं है सर, वो तो रेस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि हम रेस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल आइन के अंदर ही दर्ज भी है 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना। तो ये भी तो देखिए कि ये किस तरह का प्रेसिडेंट फिर सेट किया जा रहा है कि पार्लियामान जो है वो अदलिया के किसी भी फैसले के खिलाफ रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास कर रही है। मुस्तकबिल में तो कोई भी हुकूमत फिर ये करेगी। पहली बात तो ये देखें कि आया जो डेट 14 मई की दी थी वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ आर्टिकल 224 थी। दैट एक्सीडेड दैट, इट वेंट बियॉन्ड 90 डेज। ठीक, तो वॉज इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात। सेकेंडली, पार्लियामेंट इज सॉवरन, जुडिशरी इज नॉट सॉवरन, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। दे आर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द लैंड। अच्छा, तो फिर नैयब बुखारी बुनियादी बात जो है वो फ़र्क। तो फिर ये फरमाइएगा ना, ये जो सुप्रेमेसी की बात हो रही है, हमने पार्लियामान में बड़ी तकारीर भी सुनी है, उसमें सुप्रेमेसी का भी जिक्र हुआ है, उसमें ये भी कहा गया है कि हम एक और वज़ीर आज़म को कुर्बान नहीं करेंगे। तो क्या अदलिया के हर मुमकिना फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक तरह से उनको बता दिया गया है कि किस तरह से पार्लियामान जो है वो फिर हरकत में आएगी? लेकिन पार्लियामान क्या करेगी? महज रेजोल्यूशन ही पास कर सकती है और ज़ाहिर अमल दरामद नहीं करेगी। नहीं, पहली बात है व्हाट राइट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 69 को देख लेना, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चन एनीवेयर। आइन कहता है ना ये बात, ठीक, कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तो ये बात नहीं कहती, ये आइन की है ना, और फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कही हुई है। और जुडिशरी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, सवाल कुछ होता है जवाब कुछ दे देते हैं। ये इख्तियार किसने दिया जुडिशरी को कि आर्टिकल 63 को इस तरह इंटरप्रेट करे कि उनको वो कहते हैं डबल जेबर्टी, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, डी सीट भी कर दिया, वोट भी काउंट नहीं हुआ। ये कहाँ आइन में लिखा हुआ है? कहीं है आइन में? बात बुनियादी ये है कि आर्टिकल 238 और 239 को देख लें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का है। आर्टिकल 239 कहता है कि अमेंडमेंट जो पार्लियामान करे इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जजेस ने ये आइन नहीं बनाया, आइन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया, और ये इख्तियार भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है कि वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बदबख्ती इस मुल्क की इतनी बदबख्ती कि इसी जुडिशरी ने जनरल मुशर्रफ को इख्तियार दे दिया आइन अमेंड करने का। इससे बड़ी बदबख्ती इस मुल्क और कौम के लिए क्या हो सकती है? तो वी हैव टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द जुडिशरी आल्सो। अब भी मैं समझता हूँ अगर एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात इस्तेमाल करना किसी का दिल करता है तो फिर उसको चाहिए कि जो इख्तियार आइन देता है जिनको, वो तरीका इख्तियार करें। आप पाकिस्तान के आइन का प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो आइन का हिस्सा है उसको पढ़ लें। ओके, तो इसका कहते हैं रियासत की अथॉरिटी मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी शख्स को, किसी इदारे को इस मुल्क में रियासत की अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का दिल करता है तो जाए अवाम के पास वोट लेके आए, अवाम से इख्तियार लेके आए। अच्छा, तो फिर सही पैरामीटर्स डिफाइंड है स्टेट ऑर्गन्स के, ओके, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में। नैयर हुसैन बुखारी साहब, फिर एक चीज़ बताइएगा ना, उस पर अमल करना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तहलील हुई ना, तहलील हुई, केयरटेकर सेटअप बना, वो इसलिए बना कि वहाँ पर साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हो सके, वो नहीं हुआ। तो जो अग्रीव पार्टी है वो जाएगी ना फिर सुप्रीम कोर्ट, कहाँ से इंसाफ लेगी? जी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी ना तो सुप्रीम कोर्ट डेट तो नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती है कि आइन पे अमल दरामद हो, ये कह सकती ना। हुकूमत वक्त का काम इलेक्शन कराना नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक,
और इस सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब करके खड़ा कर लेते हैं अपने पास। गुजारिश यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, जो फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है, वो गवर्नमेंट ने फराहम कर रहे हैं। और फिर आप एक और बात ध्यान में रखें कि 2023 जो है 2022 जी और 2023 जो फिस्कल ईयर है, जो बजट लास्ट जून में पास हुआ, क्योंकि इलेक्शन ईयर 2023-24 के बजट में आना था, उसके लिए कोई लोकेशन नहीं थी। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा चले हम इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट लेते हैं जी। पार्लियामेंट ने डिसएग्री किया। पार्लियामेंट सॉवरन है, पार्लियामेंट उसकी सुप्रीम है, सॉवरन है। अच्छा। कानून वो बनाती है, उसका बनाया हुआ कानून ही उसके मुताबिक अदालतें जजा और सजा का फैसला करती हैं। तो फिर मुझे ये बताएं ना, तो फिर इख्तियार दे दिया अदालतों को कि अच्छा वो आइन बनाना शुरू कर दें। अदलिया के इख्तियारात के हवाले से आप सब लोग जो हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद हैं, सवाल उठा रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं। आज जहां हम खड़े हैं जिस सियासी बहरान में कि आपके 2 सूबों के अंदर केयर टेकर सेटअप अपनी मियाद पूरी कर चुका है, एक बड़ी जमात बाहर बैठी है जो इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, एक मज़ाकरात आप दोनों के दरमियान यानी हुकूमत और उनके दरमियान हुए, वो भी बेनतीजा साबित हुए, उस पर इत्तेफाक ना हो सका। यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या दोबारा मज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं सब? पहली बात तो है थोड़ा इस बात को मैं वाज़े कर दूं, शायद ये मिसकंसेप्शन है आपके पास, या जो बात पीटीआई का वो जो कानूनी माहिर कहते हैं कि 90 दिन के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं रह सकती, ये कहाँ लिखा आइन में? मुझे एक सेंटेंस बता दे इस बारे में कि आइन में कहीं लिखा हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बियॉन्ड 90 डेज नहीं जा सकती। दिस इज माई चैलेंज टू दी ऑल लॉयर्स ऑफ द पीटीआई। कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मुझे एक आर्टिकल बता दे जिस पे ये लिखा हो कि 90 डेज के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट लैप्स कर जाएगी, घर चली जाएगी। वो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट उस वक्त ऑफिस में रहती है जब तक जनरल इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल नहीं होती। ठीक, आपके पास मिसालें आपके पास सामने पड़ी हुई हैं। आप देख लें 2008 में भी केपीके में गवर्नमेंट पहले डिसॉल्व हो गई थी, केपीके की एमएमए ने डिसॉल्व कर दी थी ना, तो इलेक्शन कब हुए? तो उसमें प्रोविजन एक सेफ गार्ड आर्टिकल 254 का मौजूद है। अच्छा, तो फिर अब मुझे बताएं ना, मैं अभी जुडिशरी ने कहा हम रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं दे सकते, फौज ने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वजारत खजाना गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से इलेक्शन कराता? तो गिवन सर्कमस्टांसेस में देखना पड़ेगा, हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। और वो उनका लीडर एक जगह तो रुकता ही नहीं है, कभी बाजवा की तारीफ करता है, कभी बाजवा के खिलाफ कोर्ट मार्शल की बात करता है, लेकिन कभी कहता है असेंबली मैंने तोड़ी, कभी कहता है बाजवा ने तोड़वाई। और फिर ये उससे देखें कि बाजवा गॉट रिटायर्ड इन नवंबर 2022, राइट। असेंबली आके जनवरी में तोड़ते हैं उसके रिटायरमेंट के बाद, तो उस वक्त बाजवा साहब वाज नॉट इन ऑफिस। ओके, लेकिन जब आपने इब्तिदा में कहा कि डायलॉग ही आप समझते हैं कि रास्ता निकाल सकता है, आज हम जहां खड़े हैं, आज की समाअत के बाद 14th में भी करीब आ रही है, चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स भी दिए हुए हैं, यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग? देखिए जी, उस पर हम ये समझते हैं कि एक बात तो एक कंसेंसस तो डेवलप हो गया इस डायलॉग के नतीजे में कि ये पीटीआई भी एग्री कर गई कि एक दिन इंतखाब होना चाहिए। अब ये देखें, ना तो आर्मी चीफ के पास, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, ना सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि दे कैन कंपेल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान के डिसॉल्व करें। ये टोटल डोमेन प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव की है। सिमिलरली फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी ये 58(2)B अब आइन का हिस्सा नहीं है। ये टोटल इख्तियार, कुल्ली तौर पे इख्तियार वफाक में चीफ एग्जीक्यूटिव का है, उसकी कैबिनेट का भी नहीं है। ही कैन एडवाइस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। तो आप
परसुएट कर सकते हैं ना, आप डांगमारी तो नहीं कर सकते कि असेंबली तोड़ दो। और देखो इसका कंडक्ट देखो इमरान खान का, बड़ा कोई एक जगह रुकते नहीं। अच्छा। कभी इस्तीफे देते हैं और अदालतों में जाते हैं कबूल करो, लेकिन ये इसरार करते हैं कबूल करो, और फिर कभी जाते हैं अदालतों में कि हमारे इस्तीफे कबूल ना किया जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इमेच्योर पॉलिटिशियंस इस किस्म के हरकतें करते हैं। मैच्योर पॉलिटिशियंस ये बात नहीं करता। उसके मौक़िफ़ में कंसिस्टेंसी होती है। जब इमरान खान के मौक़िफ़ में कभी कंसिस्टेंसी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की जब सीईसी हुई थी लास्ट, उसके अंदर मुझे क्लियरली याद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी बिलीव्स कि जो मुद्दत है असेंबलियों की वो जब ख़त्म होगी तो फॉरेन इलेक्शंस होंगे, ना अ डे अर्लियर ना अ डे आफ्टर। इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या समझती है? 14 मई को इलेक्शंस नहीं करवाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस जो कि आप लोगों दे चुके हैं, और दूसरा ये कि फिर कंसेंसस जो आप लोग डेवलप करते थे और उसके माहिर थे वो कैसे होगा? सिर्फ अदलिया के साथ महाज आराई से नैयर साहब कंसेंसस तो कैसे आगे बढ़ सकती है? मतलब सिस्टम कैसे चल सकता है? तो डेवलप होना, देखिए कंसेंसस तो डेवलप होना कि जिसमें गुफ्तो शनीद के लिए उसमें कोई अर्ज हो, कोई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, गिव एंड टेक की बात हो, और डायलॉग में बिलीव करता हो। ये उसका रवैया देख रहे पिछले 3 साल, बल्कि पिछले 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक सी इस कंडक्ट, वो कहाँ खड़े हैं? क्या उसकी स्टेटमेंट में कोई कंटिन्यूटी है, कोई कंसिस्टेंसी है? एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दूसरी बात करते हैं। नहीं तो वो भी तो ये कहते हैं ना कि आप लोगों की नीयत नहीं है कराने की इलेक्शंस, क्योंकि पहले उनसे बार बार ये कहा जाता था कि आपने इलेक्शन कराने असेंबलियां तोड़ दी उन्होंने असेंबलियां, फिर देख लीजिए आज कहाँ खड़े हैं सब। नहीं हमने ये देखे, नहीं हमने क्या कहा कि फिर हमारे कहने पे तोड़ दिया, अब हमारे कहने पे सब्र करें, एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे। फिर अगर हमारा कहना मानना है, उसने पहले माना तो अब भी हमारा कहना फिर मान ले कि विच इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पोजीशन में नहीं इलेक्शन करवाए, कि उसने हमारे कहने पे नहीं असेंबलियाँ तोड़ी, उसने कहा मैंने बाजवा के कहने पे तोड़ी, लेकिन वो भी हकीकत पे मबनी नहीं है कि बाजवा साहब उसमें ऑफिस में ही नहीं थे जब इन्होंने असेंबलियाँ डिसॉल्व की, और उनका अपना चीफ मिनिस्टर वो उनको कहता रहा कि मत तोड़ो, मत एडवाइस दिलवाओ मुझसे, और फिर वो रिपेंट भी करते हैं, खुद कहा कि हमने गलत किया प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व करके। अच्छा, तो वो ये सारी जो गुफ्तो शनीद करते हैं, जो रोज स्टेटमेंट जारी करते हैं, ये इज नॉट अ मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। अच्छा देखिए इस वक्त बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम, मैच्योरिटी कहीं नजर नहीं आती। नैयर हुसैन बुखारी साहब, ये बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं, इत्तलात आती रहती हैं कि हुकूमत बहुत कुछ प्लान कर रही है किसी भी मुमकिन कंटेम्प्ट की सूरत में, क्योंकि 14 मई को तो इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते, ये तो वाजे हो चुका है पंजाब में। ये भी आ रहा था कि पता नहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस को भी हटाया जा सकता है। क्या व्हाट इज एग्जैक्टली कुकिंग, हाउ टू thwart the 14th May decision of the Supreme Court if the dialogue has failed? To all that, नहीं, I am not a privy to all that, you know, कि ये एग्जेक्टिव वाली बात ये के खाम ख्याली की बात है। एटलीस्ट मेरी जमात में तो हमने कभी इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने ये ज़रूर सोचा कि ये 2008 में ये कन्फाइंड थे जजेस। तो जो पहली स्पीच हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब यूसुफ गिलानी साहब की थी कि इनकी कन्फाइनमेंट ख़त्म की, इनकी तनख्वाहें बढ़ानी, मुराद दी, तो हम तो ये समझते हैं कि ये इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं, और हम समझते हैं कि जिसने ओथ उठाई हुई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ही हैज़ टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। होपफुली हम समझते हैं कि जुडिशरी भी अपने जो उसकी ओथ है उसका पास रखेगी, और बाकी अदारे भी जिन्होंने ओथ ली हुई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उससे अपनी ओथ का पास रखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बारहा ये ब्लेम कर रही है करंट जुडिशरी स्पेशली द बेंच के ऊपर कि और पूरी अदलिया के ऊपर ही कि वो इमरान खान को सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी भी यही मौक़िफ़ रखती है? देखिए जी, ये यू सी द इवेंट्स
जिस तरह ये इवेंट्स होते रहे हैं और जिस तरह उनको रिलीफ मिलती रही है, तो वो उनका एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जो आइन में ये एक बात है, बुनियादी बात, कि एवरी सिटीज़न इज़ इक्वल बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो बुनियादी बात है, तो वो ट्रीटमेंट जो आज इमरान खान को मिल रहा है, अल्लाह करे बाकी लोगों को भी कभी उन पे कुछ इस किस्म का मसला बने तो इसी किस्म का ट्रीटमेंट मिलेगा। ये बात ज़रा ध्यान में रखनी चाहिए जुडिशरी को। अच्छा, तो नय्यर हुसैन बुखारी साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है जो 14 मई से पहले चाहती है कि असेंबलियाँ तहलील हो, आप लोग किस हद तक लचक दिखाने को तैयार हैं? आई मीन व्हाट इज़ द मंथ जो आप लोग जिस पे कंसेंसस है कि हम यहाँ तक आ सकते हैं असेंबलियाँ तहलील करने तक? नादिया बेबी, I am a politician, I am a lawyer by profession. Do you think I will reveal all these things in your talk show? ये तो गुफ्तगू शनीद जब हमारे साथ करेंगे तो उसमें प्लस माइनस की बात होती है, हो भी सकती है, लेकिन लेट देम कम टू टेबल एंड लेट देम टॉक। अगर वो बात ही नहीं करते तो मैं अगर अपना माइंड डिस्क्लोज करूँ तो उसका फ़ायदा क्या? ना कौम को फ़ायदा, ना आवाम को फ़ायदा, ना पार्लियामान को फ़ायदा। अगर पहले उनसे बात करें लो, हमसे बैठ के बात करने को तैयार है, तो फिर वी कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या असेंबलियों की मुद्दत कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन कराने के हक में है? आप समझते हैं ये होना चाहिए? बिकॉज देखिए जी, हम तो समझते हैं मुद्दत पूरी हो। नहीं, हम तो चाहते हैं मुद्दत पूरी हो। ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि 5 साल की मुद्दत तो पूरी हुई पहली दफ़ा 2008 से 13 तक। एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र हुई। पीपल्स पार्टी समझते हैं इसको टर्म पूरी करनी चाहिए, लेकिन ये जो क्राइसिस जो बनाया गया है, इस क्राइसिस से निकलने की अगर गुफ्तगू शनीद करता है तो हम कंसल्ट करेंगे अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ, क्योंकि इंडिविजुअली पीपल्स पार्टी कांट स्पेल आउट एनीथिंग। हमारा मौक़िफ़ जो भी होगा, जिस अलायंस में हम बैठे हैं, हमारा मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट, फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। असद कैसर साहब, आज जो समात हुई है मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से, उससे लगता यूँ है कि हुकूमत और बाद में भी जिस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और कोर्ट में जिस तरह से फ़ारूक नाइक साहब भी अपना हुकूमती मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, उससे साफ लग रहा है कि वो चाहते हैं कि मज़ाकरात के ज़रिए ही इसका रास्ता निकाला जाए। ये भी फरमाया कि 3 जो दौर हुए मज़ाकरात के, इसके अलावा भी ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि दौर हुआ है और हम काफ़ी क्लोज़ भी आ चुके हैं। सो क्या ये लचक आप लोग भी दिखाने के लिए तैयार हैं कि इस बहरान से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मज़ाकरात? बिल्कुल, आपको पता है कि हमने तो काफ़ी लचक दिखाए हैं। जो इनके मुतालबात थे कि एक दिन उसके लिए हम तैयार हो गए हैं। इनका मुतालबा था कि आप जो है ना, जब इलेक्शन के नतीजे हो तो तस्लीम किया जाएगा, और हमने मान लिया है। और इसका जो मतलब जो उनके 3 मुतालबात थे वो हमने मान लिए, और बाकी हमारा एक उन्होंने थे, क्योंकि वो कोर्ट ने टाइम दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन भी है ताकि हम अब कॉन्स्टिट्यूशन को भी बढ़ा के आपसे पहली असेंबली, इसके बाद जो भी टाइम बनती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वो कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब वो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, ये ख्वाहिश है टाइम निकल जाए और तारीख निकल जाए तो ये गुंजाइश बन जाएगी। और हमने तो हर सूरत में इस मुल्क को कानून के हुक्मरानी की और आइन की बहाली, क्योंकि हमारा प्राइम हमारी पार्टी का जो है ना मैनिफेस्टो में है कि हम मुल्क में इंसाफ और कानून की बंदोबस्ती लाएंगे, तो इसलिए आगे पीछे तो हम नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने इसको बताया है कैटेगरिकली जो बात होगी वो आइन और कानून के अंदर होगी। ठीक है, आइन और कानून के अंदर होगी, लेकिन देखिए मज़ाकरात के ज़रिए यहाँ तक तो मामला आए ना कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात हों, तो क्या मज़ीद मज़ाकरात के लिए
इमरान खान साहब तैयार हैं कि वो जो एक तारीख के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ है उस पर इत्तेफाक के लिए एक बार फिर कोशिश की जाए? नहीं, इसमें तो अभी बहुत सिंपल है ना, मुज़ाकरात की मज़ीद ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि इनके 3 मुतालबात तो हमने मान लिए हैं। अभी हमारा एक मुतालबा है कि आप 14 मई से पहले असेंबली डिसॉल्व करो। ठीक है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे। एक मुतालबा हमारे मान लें, फिर हम बैठ जाएंगे। इसके बाद तो इसके अलावा तो नहीं हो सकता। लेकिन आज ये अपनी असद कैसर साहब, कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आज उन्होंने पूरा पेश किया ना, उन्होंने कहा कि जो 2 सूबे हैं, ख्वाजा साद रफीक ने फिर बाहर आके भी जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा ना तो सिंध आमादा है ना बलोचिस्तान आमादा है असेंबलियां तहलील करने के लिए, और हम नहीं चाहते कि एक मरतबा फिर ये बात पंजाब पर आए कि एक बड़े सूबे होने की हैसियत से वो मजबूर कर रहा हो छोटे सूबों को कि वो अपनी असेंबलियां तहलील करते हैं। सो इसलिए इसके ऊपर दोबारा से हमें बैठ करके इत्तेफाक करना चाहिए। देखिए, मैं तो इस पे बात इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास अभी जो हमारी मशावरत है वो उस पर नहीं हुई है, ना भी अभी कोई लेटेस्ट हम सिचुएशन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं इतना साहब का स्टांस था कि आप 14 से पहले असेंबली डिसॉल्व करें, फिर हम सब बात कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप असेंबली करते, यानी ये अपने असेंबली भी चलाएंगे, ये बजट भी पेश करेंगे, बजट ये पॉलिटिकल बजट देंगे, और उस बजट में जो है ना ये ऐसे बजट देंगे जो प्रैक्टिकली नहीं होगा, जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक भी नहीं होगा, सिर्फ इलेक्शनियरिंग बजट होगा। और फिर बजाय इसके कि ये इम्प्लीमेंट करे, फिर जो भी आइंदा हुकूमत आएगी उसके लिए जो है ना ये एक बहुत बड़ा बारूदी सुरंग खोदेगा। तो इस तरह नहीं हो सकता। बजट जो आइंदा हुकूमत आए, जो अवाम मैंडेट दे जिसको, उसको उसकी वो है कि वो बजट पेश करे। ये तो नहीं है कि अभी चट्टा बजट पेश करना चाहते हैं। 5 बजट तो ये असेंबली पास कर चुकी है, चट्टा बजट तो है ही नहीं, तो कैसे आप चट्टा बजट पेश कर सकते हैं? अच्छा। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये हुकूमत किसी भी सूरत में नई बजट पेश नहीं करे, ये आइंदा हुकूमत के लिए छोड़े। तो असद कैसर साहब, जो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शनियरिंग के लिए जाती हुई हुकूमत हमेशा एक ऐसा रिलीफ बजट देकर जाती है, तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो मामलात है ना जो IMF के साथ है, जो ट्रेड पॉलिसी है जिसका कि आज जिक्र किया गया, और आप लोग भी IMF की मजबूरियों को, पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं। आपके वक्त में भी इकोनॉमिक मुश्किलात मौजूद थी, तो आप नहीं समझते कि हाँ इस पर बात हो सकती है? ये बात भी वजह है कि जो शराइत हैं IMF की, और जिस तरह से बजट के खदोखाल भी शायद डिस्कस करने पड़ जाएं उनसे, ये इसमें हुकूमत सही कह रही है कि बजट के बाद बेशक तहलील हो जाए, उससे पहले ज़रा मुश्किल है। देखिए, बजट के हवाले से तो IMF भी परेशान है, और वो समझ रही है कि ये पैसे तो ले लेंगे लेकिन बजट फिर अपनी मर्जी की देंगे। वो जो उनका ख्याल है कि शायद यह अपनी कमिटमेंट पूरी कर सके, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नई हुकूमत आए, नई मैंडेट के साथ आए, वो बजट पेश करे, IMF के साथ बात करे, वो IMF के साथ टर्म जो है ना तय करे, बजाय इसके कि आउट गोइंग असेंबली है और गवर्नमेंट है जिसके पास मैंडेट भी नहीं है, जिसकी जो है ना एक नैरो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में। हालांकि इसके पास जो है ना सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी हो सकती है वो PTI है, क्योंकि हमारे 156 मेंबर थे, और इनके मिला के कोई जो चूरन बनाया गया है जिसकी आप इसको अचार कर सकते हैं, जो भी कह सकते हो, तो वो आपस में बैठ के जो फैसले कर रहे हैं वो मुल्क के वफाद के लिए नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि अवाम के पास जाए, अवाम फैसला करे, वो जो लीडरशिप मुंतखब करे उसी को हक हो मुल्क को। अच्छा, एक और तनकीद आप लोगों पे हो रही है। वैसे उस तनकीद पर आने से पहले मैं जानना चाहूँगी, आपने तमाम तर ज़रूर रीजनिंग दी है कि एक नई असेंबली आनी चाहिए, वही बजट पेश करे, और ये छठा बजट जो है वो पेश ही नहीं कर सकते। लेकिन ये 14 मई के हवाले से इतनी रिजिडिटी क्यों है? क्या महज सिर्फ 90 रोज़ की बात की वजह से आप ये रिजिडिटी दिखाई जा रही है, या फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आप पर तनकीद करती है कि खान साहब चाहते हैं कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए, वरना वो ये कहते हैं कि आपको जो सहूलत कारी दी जाती है, ये उनका इल्ज़ाम है, वो ख़त्म हो जाएगी सितंबर तक? वैसे ये बहुत अफसोस है कि आप जुडिशरी के ऊपर जो है ना इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उसके उस किस्म के डिस्कस करें। तो आप मुल्क में क्या चाहते हैं? आप मुल्क में अनार्की पैदा करना चाहते हैं? आप इस मुल्क को जो है ना जंगल बनाना चाहते हैं ताकि जंगल का एहतराम न।
इदारे सारे मुतनाज़ा हों। हम तो अभी जब भी कहते हैं तो हम समझते हैं कि तमाम इदारे अपने कानून के अंदर, अपने रूल्स के अंदर, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ये तो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए। कौन बचाएगा? आखिर उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इन पीडीए वफात के खिलाफ जाती है, तब एक और बात पूछना चाहता हूँ, ये जो इस वक्त ये हुकूमत कायम है तो कायम भी इसकी वजह से है कि इन्होंने जो रूलिंग हमारी जो है ना उसको ख़त्म किया और उनको जो है ना असेंबली बहाल की, तो इस तो वाह था। और अभी चूंकि इनकी हुकूमत जो है ना अभी जो वो उसको ज़रूरत है कि वो कानून के मुताबिक फैसला करे, तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये इंतहाई नामुनासिब है। देखिए, मुल्क के ऊपर रहम करे, अपनी ज़ाती ईगो, पर्सनल इंटरेस्ट और सियासी मफादात की वजह से मुल्क के इदारों को बदनाम ना करे, इससे मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। अच्छा, मुल्क में एनआरकी पे तो आप नहीं समझ, अच्छा आपने कहा एनआरकी फैलेगी, तो ये भी तो मौक़िफ़ वो पेश कर रहे हैं ना कि एनआरकी इस सूरत में भी फैलेगी कि अगर सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन करा दिए जाएं, दैट इज पंजाब। मुझे बताओ ना, दुनिया में इसकी बड़ी मिसालें हैं। आप अमेरिका में देख सकते हैं, आप यूरोप में, खासकर जो है ना हमारे जो करीबी मुल्क है इंडिया, आप उधर देख सकते हैं। उधर जो है ना इलेक्शन के क्या कितने मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ वक्त में इलेक्शन होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अभी असेंबली ने कॉल की है, असेंबली नहीं है, और उस वक्त जो इंटर्म गवर्नमेंट है वो इलीगली बैठी है, उसके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो अगर कोई फैसले करते हैं, कैबिनेट मीटिंग करते हैं या कोई जो भी करते हैं, वो सारा इलीगल है। इसका तो है कि पाई का हिसाब दिया जाएगा। तो मुल्क कैसे, तो अफसोस ये है कि हम सब जो है ना अपनी ईगो और अपनी जाती पसंद नापसंद की वजह से मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, और आम शहरी जितने मुश्किल और तकलीफ में है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मुझे बहुत अफसोस है कि हम अपने लोगों के ऊपर नहीं सोचते, हम अपनी सियासी मफादात के हवाले से सोचते हैं। अच्छा, असद कैसर साहब ये बताइएगा कि पंजाब के हवाले से जिस तरह से तहरीक इंसाफ शद्द-ओ-मत से अब तक अपनी जद्दोजहद कर रही है कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, इतना बड़ा सूबा है, केयर टेकर सेटअप का जवाब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस अंदाज से खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो जद्दोजहद नज़र नहीं आ रही। तो क्या फोकस पहले पंजाब ही है या महज पंजाब ही है? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने केस दाखिल किया था। पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला, मतलब वो उसने फौरी फैसला दिया। हमने केपी जो पेशावर हाई कोर्ट है उसमें तकरीबन 1-1.5 महीने हमारा केस चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उन्होंने फिर निपटाया। अब भी हमारी तारीख हो गई है, फिर 10 तारीख को हो गई है। मुझे अफसोस है कि पेशावर हाई कोर्ट इतनी एक्टिवली नहीं प्ले कर रही जिस तरह पंजाब लाहौर हाई कोर्ट है, तो उसकी वजह से हमें मुश्किलात पेश आ रही है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट भी जल्द अज जल्द फैसला दे देगी। अच्छा, ये जो आप लोग एक पूरी मुल्क गिर एहतजाजी कॉल आप लोगों ने दी हुई है हफ्ते के रोज़, दैट इज़ टुमारो, इसका मकसद क्या है? क्या ये चीफ जस्टिस के लिए आप लोग कर रहे हैं कि उनके साथ इजहार यकजहती, कभी ये बताया जाता है जुडिशरी के लिए हम कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली? देखिए, हम बेसिकली कर रहे हैं कि मुल्क में आइन को किसी भी तौर पे सबूताश नहीं करने देंगे, और इसका जो मेन इस वक्त जिसके पास एक वाहिद सोर्स है जो इसको कर सकते हैं वो चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस जिस हालात में सर्वाइव कर रहे हैं हम उसको तहसीन पेश करते हैं। और हम समझते हैं उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका कानूनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अखलाकी तौर पर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कानून के मुताबिक फैसले करे, और जो इस वक्त आइन जो है ना में आइन को बचाए। थैंक यू सो मच असद कैसर साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। जैसे कि असद कैसर साहब कहते हैं कि 14 मई के जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर होने हैं। आइन की बहाली के लिए चीफ जस्टिस जिस मुश्किल इस वक्त माहौल में काम कर रहे हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए ये रैली भी निकाली जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में आया इंतखाबात जो हैं वो 14 मई को ही होते हैं या फिर कोई एक और बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक से जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। वेलकम बैक। इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, कानूनदान भी हैं,
और सही तौर पर हमें बता पाएंगे आज की जो समाअत के हवाले से जो बातें, जो रिमार्क्स भी सामने आई, और अब जो रास्ता हुकूमत के लिए और तरीके इंसाफ के लिए एक तरह से बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा पहले तो कि अदालत में आज जो फारूक नाइक साहब की जानिब से भी जो बातें की गई कि इंतखाबात के हवाले से, उसमें बहुत सारी रीजनिंग्स भी दी गई, जिसमें माशी मुश्किलात का जिक्र हुआ, IMF का जिक्र हुआ, ट्रेड पॉलिसी का जिक्र हुआ, और ये कि सिंध और बलूचिस्तान जो हैं वो आमादा नहीं है कि वो अपनी असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील कर दे। तो ये सब तो वो रीज़न्स हैं जो कि आईनी तौर पर इससे मतलब कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोग एक तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी यही कहा है कि हम तो आइन को देखते हैं, कानून को देखते हैं, ये सियासी मामलात हैं। बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया चीफ साहब ने, ये सियासी मामलात में तो अदालतों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान असल में ला की ज़बान में हम कहते हैं ना, केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, ये पहले कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें विफाक की हुकूमत कायम हो, कुछ सूबों की हुकूमतें कायम हों और एक सूबे या दो की हुकूमतें तोड़ दी जाएँ। असल में आइन की मुख्तलिफ प्रोविजन्स हैं जो मुख्तलिफ सूरत हाल से डील करती हैं। एक प्रोविजन तो है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ, एक प्रोविजन ये है कि 60 दिन में करवाए जाएँ, एक प्रोविजन ये है कि केयर टेकर के तहत गवर्नमेंट हो। अब देखो इस अरेंजमेंट में अगर पंजाब और KP में गवर्नमेंट होती है, केयर टेकर हैं, विफाक में तो केयर टेकर नहीं है, कल गवर्नमेंट बन जाती है वहाँ और विफाक के इलेक्शन होते तो वहाँ केयर टेकर नहीं होगी, तो ये एक आइन की एक प्रोविजन नहीं है। और दूसरा ये है कि आइन जो है ना कानून की हैसियत रखता है, और कानून की जो ताबीर इंटरप्रटेशन है ना, तो आपने सुन रखा है ग्रीक फ़िलासफ़ी के ज़माने से यही है कि नाक की मोम है। इन्हीं अदालतों ने क्या ये नहीं कहा कि आइन ख़त्म भी हो सकता है, मार्शल लॉ जायज़ भी है। इन्हीं अदालतों ने ये नहीं कहा कि अच्छा फ़ौजी बंदा 3 साल के लिए आइन, वो भी ताबीर ही थी ना आइन की। तो ये कहना कि आइन क्या है क्या नहीं है। दूसरा है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, वो कैसे होगी। आइन ने जो कहा था 90 दिन वो तो गुजर गए हैं, अब फिर क्या करेंगे, बैक डेट में इलेक्शन कराएंगे। ऐसी नहीं होती है। इसलिए आइन में एक दफ़ा मौजूद है 254 वो ये कहती है कि अगर वक्त अगर आइन ने बताया है तो लाजिम नहीं होता, और अगर वो हट जाए तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो लिहाजा मैं मुख्तसर ये कहूँगा ये सियासी मसला था, अभी भी सियासी मसला है। सियासतदान पहले भी बैठ रहे हैं, बैठते रहें, अदालतों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए ना, इस वक्त अच्छी बात है कि लोग हर वक्त सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, फ़लाँ जज ने ये कहा, फ़लाँ मैच ने ये अच्छा नहीं होता है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। लिहाजा मैं अभी भी दरख्वास्त करूँगा कि ये आज जो दरख्वास्त थी वो किसी पार्टी की तो नहीं है, एक शहरी ने दी है, मैं नहीं जानता वो कौन है कौन नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भाई हालात ठीक नहीं है, लेट द कोर्ट एग्जामिन इट, लेट द कोर्ट लिसन टू इट। और कोर्ट में भी एक प्रॉब्लम है, कोर्ट में ये है कि देखें ना, ये कोर्ट 9 से शुरू हुई, 7 हो गई, 5 हो गई, 4, 3, एक मॉरल क्राइसिस भी तो है ना। अच्छा। अब उनको भी चाहिए कि बड़ा बेंच बना लें, बड़ी कोर्ट बैठ के, एक तरफ पार्लिमान राय दे रही है तो कोर्ट के 3 जज तो ना होना, बड़े बैठ जाएं, बाकी मर्जी है उनकी, जो चाहे करेंगे। पहले भी पाकिस्तान में ऐसे मामले आते रहे हैं, आगे बढ़ जाएगा मुल्क, अभी भी बढ़ ही जाएगा, कुछ नहीं होता इससे। तो आपने खैर बाकी जो मर्जी है कहा, इससे ज़रा और चीज़ें निकलती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, देखिए ऑन द फेस ऑफ इट ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त तो नहीं करानी इलेक्शंस, और ये बात तो अब वाज़ेह है, उसकी जो भी रीजनिंग दी जाए। अब जो रीजनिंग आई है वो IMF, ट्रेड पॉलिसी और बजट के हवाले से है ना। लेकिन आज देखिए ये ऐसा ही है, तो फिर अगर वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं, यानी 14 मई के इलेक्शन कराने के लिए पंजाब में, तो भी तो चीफ जस्टिस ने कहा आपके पास 4 माह मौजूद होंगे ना, 120 दिन देती है आइन, आपको देता है, उसमें आप बजट आराम से पास कर लेते हैं। यानी पहले तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये मैं अर्ज़ करता हूँ, जब 90 दिन तो वैसे गुजर गए तो फिर आइन कहाँ से किया। तो मेरा ख्याल में बेहतर हुक्म ये होगा कि इलेक्शन 15 अप्रैल को कराए जाएँ, आइन तो तब पूरा होता है 15 अप्रैल। साफ ज़ाहिर है, आइन देखो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, 90 दिन तो गुजर गए, तो बैक डेट में तो नहीं तो हो सकता फिर ना? आइन के मुताबिक इलेक्शन करा लेते हैं और इलेक्शन पे पिछली देश में करा लेते हैं। ऐसा नहीं होता, आइन ऐसे नहीं लिखे जाते। लेकिन ये ताबीर का मसला है ना, इनकी ये ताबीर है और उनकी अलग ताबीर है, और पैसे कहाँ से आएंगे।
पार्लिमान कहती है हम पैसे नहीं देते, पार्लिमान कोई कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती। और मैंने बताया कि ऐसा दुनिया में कभी हुआ नहीं इस तरह की प्रोविजन, लोगों को पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। तो बजाय सींग गड़ाने के, लड़ाई करने के, इसलिए सबको मिल बैठना चाहिए, हल निकालना चाहिए। वरना मैं आकर बताऊँ इलेक्शन कोई नहीं होने, लेकिन फ़ायदा क्या होगा इससे, इस लड़ाई से? सियासी मामलात को पूरी दुनिया में अदालतों में नहीं लिए जा जाता। ठीक है, अब बताइए, हिंदुस्तान और हमारा आइन कम बेश एक जैसा है। अच्छा। हमारी हिस्ट्री कॉमनवेल्थ से आती है, 1935 एक्ट से हम आते हैं, उनके अंदर यही प्रोविजन है। 32 आर्टिकल है, हमारा 184(3) है। वहाँ आप भी माशाल्लाह बहुत काबिल और पढ़े लिखे हैं, कभी आपने वहाँ 184(3) में ये मैटर देखे हैं? लेकिन बैरिस्टर वहाँ तो 30-40 सूबों के झगड़े चलते रहते हैं, विफाक के चलते हैं, वहाँ डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की अदालतों ने ये जो 184(3) का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है, हम अदब से कहते हैं, मैं तो पिछले 20 साल से लिख रहा हूँ इसके ऊपर कि ये गलत है, ये न करें, ये इसलिए नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में डिस्टॉर्शन पैदा हुई है। लेकिन बैरिस्टर साहब, अगर कोई जमात कह रही है, ये तो एक सिचुएशन थी ना, असेंबलियां तहलील हो गई, आइन को फॉलो करते हुए 90 दिन में इलेक्शन तो होने थे ना। अब अगर जो हुक्मरान जमात है वो ना कराए तो जो अग्रीव पार्टी है वो कहाँ जाएगी? जाहिर है वो इंसाफ के लिए कोर्ट्स का ही दरवाजा खटखटाएगी, जो कि हुआ इस केस के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो कोर्ट को पहला अलग पूछना चाहिए था सवाल उनसे कि जनाब आपने इलेक्शन तोड़े क्यों है असेंबली, आए उसको हम देख लेते हैं। जिस जज ने ये लिख के सवाल उठाया उसको भी आपने निकाल दिया। ऐसा नहीं है, आइन में तो और वो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि फुल कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और तमाम जजेस बेंच किस तरह बैठते हैं। मैं तो कहता हूँ बेंच ही नहीं बैठ सकते। और बहुत सारी बातें आइन में लिखी हुई हैं। आइन में लिखा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, न्यूट्रल गवर्नमेंट्स होंगी। तो फिर विफाक में तो गवर्नमेंट बैठी हुई है, न्यूट्रल कहाँ से होगा पंजाब में इलेक्शन? पंजाब इलेक्शन में लिखा हुआ है कि आइन, अच्छा अगली बात सुने, कोर्ट ये कहती है कि जी हाँ तो 90 दिन आप आपस में इत्तेफाक कर दे तो हम रेट बढ़ा देंगे। ये कहाँ आइन में लिखा हुआ है? ये बातें सारी गलत हैं। डे 1 से असल में सारा क्राइसिस शुरू कब हुआ है? जब पंजाब में नो कॉन्फिडेंस हुआ, 63A की जो जजमेंट हुई जो दुनिया में कभी नहीं हुई, उसके बाद ये सारे क्राइसिस पैदा हुए। हाँ, अदालत ने ये क्राइसिस पैदा किया है। अच्छा, अदालत इसमें उलझी हुई है। अदालत को चाहिए कि अपने आप को इंट्रिकेट मसलों से निकाले। लेट द पॉलिटिशियन सेटल इट। अच्छा बैरिस्टर जफर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। ये बताए ना, एक अदालत है जो फैसला देती है और एक पार्लियामेंट है जो कहती है हम फैसला नहीं मानेंगे, हम करारदाद पास कर रहे हैं। तो ये मुझे बताइए, ये भी तो एक महाजराई है। दूसरा, जिस तरह से पीएसी एक ऑडिट के लिए महाजराई है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल उसकी मजबूरी है। फारसी में कहते हैं तंग आमद बजाम आमद, जंग में बंदा आ जाए ना तो फिर लड़ता है। पिछले 10 साल से 7 साल से पार्लिमान और प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये अदालतें जो कुछ कह रही हैं, कभी वो कहती हैं, मैं अब नाम नहीं लेता किसने क्या कहा है, यार ये मजाक बना हुआ है ना। पार्लिमान को तो वो इस तरह नहीं समझते यूनियन काउंसिल हो। पार्लिमान के 450 इलेक्टेड बंदे जो आइन कहता है, लॉ पास करते हैं, एक जज बैठ के उठा के उसको फेंक देता है। यार ये जो नई नई बातें हो रही हैं, अभी पार्लिमान ने लॉ पास किया है, आपने उसका अमल रोक दिया। ये दुनिया में किस मुल्क में हुआ है? आज गिनिए ना 10 फैसले जो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए हैं, सारे पार्लिमान को ख़त्म करने के हक में हुए हैं। एक फैसला भी उन्होंने पार्लिमान के हक में नहीं दिया। और इसी में 7 जज कहते हैं कि ये पार्लिमान ठीक कर रही है, 3 कहते हैं नहीं कर रही। तो फिर आपस में तो इकट्ठे होकर बैठे ना, फुल कोर्ट बैठ के फैसला कर ले। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो क्यों माजी के गलत फैसलों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो आप कहते हैं कि वो उनके अपने फैसले नहीं थे, उनसे करवाए गए। ये इंशाल्लाह इस फैसले को भी फ्यूचर में गलत कहा जाएगा। भुट्टो को आपने फांसी लगा दी, उस वक्त लोग कहते थे गलत है, हम कहते थे नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो। आज हम कहते हैं गलत था। बाद में तो सारे समझदार और सियाने हो जाते हैं ना। तमीजुद्दीन को आज हम गलत कहते हैं, 200 केस को आज हम गलत कहते हैं, नुसरत भुट्टो केस को आज हम गलत कहते हैं, जफर अली शाह को आज हम, इसको भी हम कल कहेंगे। अच्छा, तारीख आज भी कह रही है, पूरी दुनिया आज भी कह रही है कि यह गलत फैसला है। अच्छा, आप इसको गलत मानते हैं। बहुत सारी ग्रीवेंसेस भी हैं, बहुत सारा पार्लियामेंट भी बहुत कुछ कह चुका है, वो एतमाद का वोट भी ले चुके हैं वजीर आजम। लेकिन अब बात करते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेट्स सपोज के बैरिस्टर साहब मज़ाकरात फेल हो जाते हैं
और जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम 14 मई वाले जो फैसला है उनका, उस पर बैठे नहीं रहेंगे, अभी तक उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। आप क्या समझते हैं, कहाँ कानूनी तौर पर बताइए कि अदालत क्या कर सकती है? फिर अदालत, मेरी बात सुने, अदालत आपसे कह सकती है कि कल के बाद आप मिस्टर जेम्स हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। 14 तारीख को ना पाकिस्तान उल्टा भी हो जाए, इलेक्शन नहीं हो सकते। क्यों? उसके कोई प्रोसीजर्स होते हैं, आपने उसमें पेपर लेने हैं, स्क्रूटनी करनी है, उसके अंदर आपने वो चैलेंज करने हैं, उसके बाद आपको सैंपल मिलेंगे, उसके बाद कन्विंसिंग होगी, बैलेट पेपर छपेंगे, सिक्योरिटी जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। जो इम्पॉसिबल है कोर्ट क्या करेगी? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट को भी सोचना चाहिए, ये मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि 90 दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर कोर्ट हुक्म जारी कर देना कि 15 दिन पहले इलेक्शन होंगे, कराए बैक डेट्स। ऐसी बातें नहीं होती। ला की एक ताबीर है ना, ला की और ताबीरें भी हैं। अच्छा, ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिस तरह से नून लीग कह रही है या जिस तरह से दीगर पार्टी जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो कहती है कि जी हमारे पास 180 वोट हैं पार्लियामान के, ये 180 वोट्स जो है या 180 मेंबरान हैं, पहले इनको हम इस कंटेम्प्ट के सामने वो खड़े हैं, यानी पहले कंटेम्प्ट में उनको लूप इन करें और उसके बाद वजीर आजम की तरफ देखें। गवर्नमेंट ने कोई कंटेम्प्ट नहीं किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। गवर्नमेंट तो गलत किया गवर्नमेंट ने मेरी राय में, लेकिन गवर्नमेंट तो बिल ले गई है कि जी पैसे दो, पार्लियामान ने इनकार कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या कंटेम्प्ट किए? पार्लियामान को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते। लॉ में 189 आर्टिकल और 190 आर्टिकल ये बताता है कि हाई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव को दे सकती है और जुडिशरी को दे सकती है। मेरी राती राय में इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन नहीं दे सकती, आइन में लिखा हुआ है, और पार्लियामान को डायरेक्शन दे नहीं सकती। तो किसने कंटेम्प्ट की है? गवर्नमेंट तो ले गई है, कैबिनेट तो ले गई है पार्लियामान के पास, क्या करेंगे? और बात सुने, आप कंटेम्प्ट का ला है, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आज वो चेंज कर देते हैं, तो फिर तो कहते हैं कंटेम्प्ट का ला ही नहीं है। फिर देखिए ये मामला उस नहायत तक न जाएं। जिस तरह से महाजराई इस वक्त सिटिंग जजेस के खिलाफ, चाहे मरियम बीबी हो, नाम ले लेकर आप करते हैं, आपको नहीं लगता कि ये दो इदारों का टकराव इस मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक है, लेकिन देखना ये कि पत्थर 10 मारे किसने हैं? पार्लियामान को तो आपने मजबूर किया है। आप आज एक काम कीजिए, पिछले 10 साल में जो जजों ने केसेस में बैठ के रिमार्क्स दिए ना पार्लियामान के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनको आप पढ़ लीजिए। ये मजबूर, इनको तो पहले ये काम करना चाहिए था। तो वैसे पार्लियामान को आखिर में बहुत लेट कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ये कहते हैं कि 14 मई को और या फिर एक सूबे के इंतखाबात किसी भी तारीख को आप लोग नहीं करवाएंगे? मैं तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मेरी पार्टी ज़रूर है। मैं तो अपनी ज़ाती राय भी ये रखता हूँ और हमारी पार्टी की राय भी यही है कि ये इम्पॉसिबल है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये आइन की ताबीर गलत की गई है, आइन की एक दफ़ा को पढ़ा गया है, वो तारीख वैसे ही गुजर चुकी है, 90 दिन गुजर चुके हैं। अब जो उनके सामने पटिशन किसी सरदार साहब के नाम की आई हुई है, उसने यही दरख्वास्त की, इनको बैठ के देख ले और फुल कोड बना के देखें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कहती है और सबसे ज़्यादा वो सहूलतकारी के इल्ज़ाम लगाती है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि इस वक्त जो फ़ैसले हो रहे हैं उनकी नज़र में इमरान खान साहब को ज़्यादा रिलीफ फराहम की जा रही है या उनके हक़ में किए जाते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।